आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सोहम एक बहुत अच्छा स्विमर था। उसे राष्ट्रीय स्तर पर तैरने में गोल्ड मेडल भी मिल चुका था। एक बार सोहम अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। वहाँ उन लोगों ने पास के तालाब में तैरने का प्लान बना लिया। सबने तैयारी की और शाम के करीबन 5 बजे वो तालाब के पास जाने लगे। कहाँ जा रहे हो बच्चों? उन्हें तालाब की तरफ जाता देख वहाँ के सरपंच ने टोकते हुए कहा, पास के तालाब में तैरने जा रहे हैं हम। सोहम ने तुरंत जवाब दे दिया। सोहम का जवाब सुनकर कुछ देर के लिए सरपंच सुन्न रह गया और फिर अचानक से सोहम और उसके दोस्तों को वहां जाने से रोकने लगा। सोहम नहीं समझ पाया कि सरपंच उन लोगों को क्यों रोक रहे हैं। रुको बच्चों, उस तालाब की तरफ मत जाओ, वहाँ अक्सर लोगों के डूबने की घटनाएं घटती रहती हैं। सरपंच ने उन्हें जाने से लगभग मना करते हुए कहा, काका, सोहम तो स्विमिंग में नेशनल चैंपियन रह चुका है, आप निश्चिंत रहिए। सोहम के दोस्त निखिल ने सरपंच की बात को काटते हुए कहा, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वहाँ तैरना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं कि वहाँ डूबकर मरने वाले कई लोगों की आत्माएं उसी तालाब में भटकती रहती हैं और वहाँ जो भी तैरने वाला दूसरा लोग जाता है वो उन्हें मार डालती है। सरपंच ने उन लोगों को वहाँ जाने से रोकने के पीछे की असली वजह बता दी और वो वहाँ से चले गए। काका ने जो कहा, क्या वो सच होगा? सोहम के कुछ दोस्त आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे। सोहम और निखिल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन दोनों को छोड़कर बाकी सब ने वहाँ से जाने का फैसला बदल लिया। बाकी दोस्त वापस लौट गए और अब सिर्फ निखिल और सोहम ही तालाब की ओर बढ़े। दोनों ने कपड़े उतारे और जैसे ही वो तालाब में उतरने लगे कि निखिल के माँ का फ़ोन आया। निखिल तालाब में उतरते उतरते रह गया, मगर सोहम बिंदास होकर पानी में तैरने लगा। अचानक सोहम का पैर पानी में फंस गया। इस तरह की सिचुएशन उसने कई दफ़ा संभाली थी, मगर इस बार बात कुछ अलग थी। उसने कई बार कोशिश की वहाँ से निकलने की, मगर धीरे धीरे वो पानी में खींचा जा रहा था। उसने निखिल को आवाज़ लगाई, मगर जब तक निखिल का ध्यान उस पर जाता तब तक सोहम तालाब के बीचों बीच पहुंच चुका था। सोहम को ये एहसास हो रहा था कि पानी के अंदर से कोई उसका पैर खींच रहा है। उधर निखिल ने सोहम की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा तो उसे आश्चर्य होने लगा। नेशनल चैंपियन होकर भी सोहम की हालत देखकर उसे सरपंच की कही बात याद आ गई। निखिल सोहम के लिए पानी में कूदकर उसे बचाना चाहता था, मगर जब वो पानी में उतरने लगा तो अचानक उसे एक जोर का झटका लगा और वो तालाब के विरुद्ध उल्टी दिशा में जा गिरा। वो झटका इतना ज़्यादा था कि निखिल उठ भी नहीं पाया। सोहम ने एक बार पूरी ताकत लगाकर अपना फंसा हुआ पैर बाहर निकाला और वो किनारे की ओर आने लगा। जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचा तो एक बार फिर उसे लगा कि फिर से उसका पैर किसी ने पकड़ रखा है और वो उसे पानी में खींच रहा है। उसी हालत में सोहम की नज़र अपने पैरों की तरफ गई और उसे जोर का जैसे झटका लगा। उसे वहाँ पर कुछ हाथ नजर आए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे हाथ। उन्हें देखकर घबराया हुआ सोहम बचाओ, बचाओ चिल्लाने लगा, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
निखिल के आंख के सामने ही उसका दोस्त, जो कि तैरने में माहिर था और गोल्ड मेडलिस्ट था, वो असहाय होकर तालाब में डूबता जा रहा था और निखिल चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। करीबन आधे घंटे के संघर्ष करने के बाद सोहम पानी में पूरी तरह से डूब गया और मारा गया। इस हादसे का गवाह निखिल था, जिसने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा था, मगर वो किसी को कुछ कह नहीं पाया। पानी के उस झटके की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। अब वो उसी तालाब के आसपास पागलों की तरह घूमता रहता है और उसे जो कोई भी दिखता है उससे बस इतना ही कहता है कि तैरना मना है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब उस विशालकाय हवेली का दरवाज़ा चड़मड़ाते हुए खुला और मुहाने पर एक हाँफती आकृति नजर आई। ओह, इतना भारी दरवाज़ा कौन बनवाता है यार, कहते हुए उसने माथे से पसीना पोंछा और भीतर की ओर कदम बढ़ा दिए। उस भयंकर हवेली को देखने मात्र से ही किसी का भी रूह कांप जाता, मगर वो अखिल था। उसका तो काम ही यही था। पिछले कई सालों से एक सफल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करते हुए उसने यहाँ से कई गुना भयानक जगहों पर रात बिताए थे। यूं तो वो अकेले काम करना पसंद करता था, मगर हर बार की तरह नए रिक्रूट के पहले फील्ड वर्क की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बेस्ट मेंबर यानी कि उसके कंधों पर डाल दी थी। यार कब आएगा ये लड़का? उसके इंतज़ार में यूँ खाली खड़े रहने से अच्छा है कि मैं इक्विपमेंट सेट करना शुरू कर दूँ। खुद से बात करने के बाद उसने अपने बैग में से अजीब दिखने वाले यंत्र निकालकर उन्हें हवेली के डायग्राम रूप में निश्चित जगहों पर लगाना शुरू कर दिया। अभी वो एक कैमरे को उसके स्टैंड पर फिट कर ही रहा था कि अचानक से लकड़ी के चड़मड़ाने की आवाज़ आई और उसका ध्यान खींचा। लगा जैसे इतने सालों के बाद भी हॉल के एक कोने में शान से खड़ी स्प्राइल सीढ़ियों पर किसी ने पैर रखा हो। उसके नज़र उठाते ही भारी बूटों की आवाज़ ने हवेली की शांति भंग करना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ बढ़ रहे वॉल्यूम से ये तो साफ था कि उन कदमों का मालिक नीचे आ रहा था। अपने अलावा उस खंडर में किसी और की उपस्थिति से उसे डर भले ही ना लगा हो, हैरानी बराबर हो रहे थे। देखते ही देखते सीढ़ियों के मोड़ से पहले तो प्रकाश झांका और फिर नजर आई एक इंसानी आकृति जो रोशनी के पीछे होने के कारण एक सियाह साए से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लग रहे थे। वो नज़ारा कुछ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी वो सिहर उठा। अरे सर, आप आ गए? सॉरी सर, वो यहाँ का माहौल इतना औसम था कि मैं पूरी हवेली को एक्सप्लोर करने में जुट गया और खुद को रोक ही नहीं पाया। आखिर की कुछ सीढ़ियाँ उतरते हुए वो साया बोला तो इस बार अखिल ने उसे टीम के नए मेंबर अभय के रूप में साफ पहचाना। कमाल का हिम्मती बंदा है यार तू। मैं हेड से कहूँगा कि तुझे मेरी टीम में रखे, बहुत मज़ा आएगा तेरे साथ काम करने में। कुछ संभलने के बाद अखिल उसका कंधा थपथपाते हुए बोला तो अभय ने हामी में सिर हिला दिया। बिल्कुल सर, बस यूं समझ लीजिए कि आज के बाद से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद, सर वैसे क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इस हवेली में बस 2 लोग हैं? इंफ्रारेड लाइट्स को
पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हुए अभय ने सवाल किया। ना मुन्ना, 2 नहीं 3, वो एक भूत भी तो है ना। थर्मल सेंसर ऑन करते हुए अखिल हंसकर बोला। नो सर, भूत को मिलाकर तो 2 लोग ही हैं। अभय बोला तो अखिल काम रोक कर उसे घूरने लगा। देख, बहुत हो गया मजाक, 12 बजे से पहले सब हो जाना चाहिए, सो जल्दी हाथ चला। वो बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो सर, सॉरी, वो मेरी बाइक बीच रास्ते में ख़राब हो चुकी है, आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा सर, मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊँगा। फ़ोन की उस तरफ से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अखिल का खून जैसे सूख गया। वो आवाज़ अभय की थी फ़ोन पर। कहा था ना सर, सिर्फ 2 लोग हैं, इंक्लूडिंग द घोस्ट। अभय उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। यहाँ अखिल की हाथ घड़ी में 11:59 का अलार्म बजा और फ़ोन की दूसरी तरफ अभय को अखिल की आखिरी चीख सुनाई दी। अगली सुबह पुलिस की टीम अखिल को ढूंढते हुए उस हवेली में पहुंची तो वहां पर उन्हें अखिल की लाश मिली। उसका सिर उसके धड़ से अलग था, मगर उसके गले पर कहीं पर भी कटने के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हाथों से ही उसके सिर को धड़ से अलग किया हो। ये नज़ारा देखकर पुलिस की भी रूह कांप गई। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। वहीं पास ही में एक कैमरा ऑन पड़ा था जो कि शायद अखिल ने ही लगाया था। उन्होंने उस कैमरा के फुटेज को चेक किया तो उन्हें जो मिला वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। वहाँ पर अखिल के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसका सिर उसके धड़ से जैसे अपने आप ही अलग हो गया हो। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी मालूम था कि उस हवेली में क्या है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद ही उस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव के दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रास्ते में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा, यार थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो हल्का होने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, इसलिए तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है जो 3 साल पहले ही यहीं पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव में मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर कोई जवाब मत देना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत पतली हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा
कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक ही उसे भारी लगने लगा और ये देखकर वो चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को बस छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। इसके बाद तो वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। अवधेश की सारी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा था। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा जी घबरा रहा था। मैंने अवधेश की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी अभी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे कान में किसी बच्चे की किलकारी आई। ये सुनकर तो मेरी और अवधेश की, हम दोनों की हालत पतली हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। अवधेश ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उसने मुझे भी तेज चलने को कहा। साथ ही साथ उसने कहा, चुपचाप बस चलते रहो, पीछे मत देखना, कोई जवाब मत देना, कहीं भी कुछ भी दिखे उसकी आंखों में आंखें मत डालना, बस चुपचाप चलते रहो। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे उन दोनों खेतों से होकर गिरते पड़ते बाहर निकले। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मुझे वहीं खेतों के बगल में ही एक कुआं नजर आया। मैंने अवधेश को कहा, यार चलते चलते बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं इस कुएं से। अवधेश ने मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर कहा, तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं इस कुएं के बारे में? तो इस पर मैंने कहा, क्या वो कहाँ? वो तो बहुत पुरानी कहानी है, क्या वो भी सच है? इस पर अवधेश ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से हम लोग वहां से बाहर निकले और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने अवधेश से कहा, भाई मुझे पता नहीं था कि वो कुएं की कहानी भी सच्ची है। मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। इस पर अवधेश ने वहीं पास ही के एक दुकान से पहले तो एक बोतल पानी खरीदा, फिर हमने पानी पिया और फिर अवधेश ने उस कुएं के बारे में बताना शुरू किया। कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी, खेत नहीं। लेकिन एक दिन उस कुएं के पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तड़प तड़प कर उस कुएं में ही मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया
और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा, तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो जल्दी। शराबी ने कहा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे बाहर निकाल दो बस। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उस औरत ने उसे पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया और वह कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो कुआं शापित है और आज भी उस कुएं में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है। अवधेश की कहानी सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। खैर, बस आने तक अवधेश मेरे साथ वहीं पर रुका रहा और फिर उसने मुझे बस में चढ़ा दिया।